जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आज का दिन खुशखबरी का दिन था या फिर अफसोसनाक था? एक फ़ैसला महफूज हुआ है। इस फैसले की बुनियाद पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुस्तकबिल का फ़ैसला होगा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान क्या फ़ैसला कर सकती है, ये हम आपको आज के व्लॉग पे बताएंगे। और ISI के इख्तियारात में इजाफा किया गया है या फिर कमी की गई है, क्योंकि मेरा दावा है कि ISI के इख्तियारात को हुकूमत पाकिस्तान ने कम कर दिया है। कैसे कम किया ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और तीसरी और आखिरी स्टोरी, बिजली में रायत हो गई। अगर आप गरीब आदमी हैं और आप सिर्फ 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको हुकूमत पाकिस्तान ने एक फ़ायदा दे दिया है। ये फ़ायदा क्या है ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। लेकिन व्लॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि नोटिफिकेशन आप तक आता रहे, क्योंकि हमारी रिसर्च के मुताबिक हमारे 70% व्यूअर्स जो हैं उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप एक सिस्टम में आ सकें। आज वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी कैबिनेट के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बल्कि पूरे पाकिस्तान को कुछ चीज़ें सुनाई और उसमें उन्होंने डिक्लेयर किया कि अगर आप 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल कर रहे हैं तो हुकूमत पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है कि आपको जून के महीने, फिर आपको जुलाई के महीने और फिर आपको अगस्त के महीने, 3 महीनों के लिए आपको राहत दे दी जाएगी। लिहाजा वो जो इजाफा है उसे सिर्फ 200 यूनिट्स के लिए वापस ले लिया जाएगा। लिहाजा अब आपको किसी किस्म के परेशानी का या परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये एक खुशखबरी मेरा ख़्याल है वज़ीर साहब ने पूरी कौम को सुनाई है और ये बड़ी अच्छी बात है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि इस रायत की वजह से हमें 50 अरब रुपए का नुकसान होगा लेकिन आम आदमी को फ़ायदा हो जाएगा। तो मेरा ख़्याल है अगर गवर्नमेंट ने वाकई खुले दिल के साथ ये काम किया है और इसके अंदर कोई हैंकी फैंकी नहीं है, क्योंकि जब इस किस्म की अनाउंसमेंट होती है और बाद में जब उसको अलग करके देखा जाता है, डिटेल में जाकर देखा जाता है, तो पता ही चलता है कि गवर्नमेंट ने सिर्फ ऐलान ही किया था। इन्होंने फसल को इस तरफ काटने से बजाय इस तरफ से काट लिया है। फ़ायदा आम आदमी को कोई नहीं हुआ। अगर वाकई गवर्नमेंट ने खलूस नीयत के साथ ये फ़ैसला किया है तो ये बहुत बड़ा और अच्छा फ़ैसला है। इससे मेरा ख्याल है करोड़ों लोगों को फ़ायदा होगा, क्योंकि ये जो 200 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग हैं उनकी तादाद करोड़ों में है और बहुत ज़्यादा अक्सरियत में है। और ये वो लोग हैं जिनकी तनख्वाह 10,000 होती है, जिनकी तनख्वाह 20,000 होती है, जिनकी तनख्वाह 30,000 होती है। और बिजली इतनी ज़्यादा महंगी है कि अगर 200 यूनिट भी वो इस्तेमाल करें तो फिर ये पूरी की पूरी तनख्वाह बिजली के बिल में खप जाएगी और उसके बाद फिर उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, किराए के लिए कुछ नहीं बचेगा, उसे दफ्तर जाना या काम पे जाने के लिए उसके पास कुछ नहीं बचेगा, बच्चों की फ़ीस के लिए कुछ नहीं बचेगा। और ये जो हर आदमी बीमार है इस वक्त, उसके पास बीमारी के इलाज के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि अगर उसने ये फ़ैसला किया तो खुले दिल के साथ करे, इसके अंदर कोई हैंकी फैंकी ना रखे। दूसरा मेरी रिक्वेस्ट है वज़ीर साहब से कि आप इन 200 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग हैं इनको हर किस्म के टैक्स से एग्जम्प्टेड कर दें। इनका जो बिल है उसके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं होना चाहिए। सिर्फ सिंपल उनसे बिजली की कीमत लें और वो भी रायती कीमत लें। कहीं ये ना हो कि उसके ऊपर जो टैक्सेस हैं, जो GST है, जो फिर फिक्स टैक्सेस हैं और वो जो भरमार है बिलों के अंदर, वो भी नहीं लेनी चाहिए ताकि ये आदमी वाकई ही आपके लिए झोलियाँ फैला के दुआएँ कर सके। लेकिन अगर गवर्नमेंट ने इस तरह इस साइड से टैक्सेस जारी रखे, इस साइड से टैक्सेस की तादाद में इजाफा किया, उनकी उसका जो दायरा कार है उसके अंदर इजाफा कर दिया, तो फिर ये जो फ़ैसला है वज़ीर साहब का इसको कोई फ़ायदा नहीं होगा। फिर आम आदमी इसी तरह चक्की में पिसता रहेगा, इसी तरह वो चलाता रहेगा, इसी तरह वो रोता रहेगा। बहरहाल अच्छा फ़ैसला है और मेरा ख्याल है इस फ़ैसले पर गवर्नमेंट को अप्रिशिएट करना चाहिए। हो सकता है कि गवर्नमेंट का यही फ़ैसला इसको बचा ले, वरना हालात कोई इतने अच्छे नहीं हैं, किसी किस्म के मामलात कोई गवर्नमेंट के हाथ में आते हुए नज़र नहीं आ रहे। तो अगर ये फ़ैसला खलूस नीयत से किया गया तो डेफिनेटली फिर इसका फ़ायदा होगा। अब हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की तरफ आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक तवील केस वहाँ पे ज़ेर समात रहा। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 13 रुकनी बेंच था और ये केस क्या था? ये केस था मखसूस सीटों का केस। आपको याद होगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शंस ठीक तरीके से नहीं करवाए थे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने इनका बल्ले का निशान या इंतखाबी निशान जो है उसे कन्फिस्केट कर लिया था, उसे जब्त कर लिया था और उन्हें कोई इंतखाबी निशान अलाट नहीं किया था। उसके बाद ये मुख्तलिफ अदालतों से होते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पहुँच के सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक लाइव हियरिंग हुई इसकी और पूरे पाकिस्तान ने सुना। वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और उनके साथी जजेस ने कुछ सवाल उठाए, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वकला थे वो कोई मुनासिब जवाब नहीं दे सके।
जिसकी वजह से फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को बहाल कर दिया, उसे मंजूर कर दिया, उसे कबूल कर लिया, जिसके बाद ज़ाहिर है बल्ले का निशान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हाथ से निकल गया। फिर जब ये फैसला हुआ तो वो रात का वक्त था और उसी दिन कागजात नामजदगी जमा करवाने का आखिरी दिन था। और जब ये फैसला हो रहा था तो उस वक्त इलेक्शन कमीशन उसकी टाइमिंग में इजाफा करता चला जा रहा था। बहरहाल जो ये फैसला आया तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास सिर्फ 1 घंटे की विंडो थी, क्योंकि उसके बाद फिर कागजात नामजदगी जमा करवाने का वक्त ख़त्म हो जाना था। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो उम्मीदवार हैं उन्होंने फौरी तौर पर आज़ाद हैसियत से अपने कागजात जमा करवा दिए। उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ। जब इलेक्शन हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कमाल कर दिया। इन्होंने वाकई साबित कर दिया कि अगर कोई इंसान लड़ना चाहे, अगर कोई इंसान मुकाबला करना चाहे तो उसके हाथ और पांव बंधे हुए भी हों तो तब भी वो मुकाबला कर सकता है। तो 8 फरवरी के इलेक्शंस में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ठीक ठाक वोट्स हासिल कर लिए और जब वोट्स हासिल कर लिए फिर एक और नई कंट्रोवर्सी डेवलप हो गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये कहना था कि हमारे पास 180 सीटें हैं, जिनमें से बहुत सारी सीटें निकाल के दूसरे लोगों को दे दी गई, जिसमें नून लीग है, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और ये सब लोग फॉर्म 47 की पैदावार हैं। बहरहाल इसके बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस रिज़ल्ट को कबूल किया और कौमी असम्बली में गए। अब ये क्योंकि उम्मीदवार आज़ाद थे और इनके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था कि इन्होंने 3 दिनों के अंदर अंदर किसी न किसी सियासी जमात को ज्वाइन करना है। तो उस वक्त सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो थी वो इमरान खान साहब के बड़ी करीब थी और उनके जो सदर हैं वो इमरान खान साहब की मदद से जीते थे। तो इन्होंने फौरी तौर पर सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को ज्वाइन कर लिया। जब ये ज्वाइनिंग हो गई तो उसके बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने मखसूस सीटों की एप्लीकेशन दे दी इलेक्शन कमीशन में। तो वहाँ पे एक नया क्राइसिस पैदा हो गया। वो क्राइसिस ये था कि जितनी भी सियासी जमातें होती हैं वो इलेक्शन लड़ने से पहले अपनी फहरिस्तें जमा करवाती हैं, लेकिन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने ये फहरिस्त जमा नहीं करवाई थी। अब जब फहरिस्त जमा नहीं करवाई तो इलेक्शन कमीशन ने कहा जी मखसूस सीटें आपको हक नहीं बनता, क्योंकि आपको पहले ये सीटें उसकी फहरिस्त जमा करवानी चाहिए थी कि ये खातून नंबर 1 पे होगी, 2 पे होगी, 3 पे होगी, 4 पे होगी, 5 पे होगी, क्योंकि सारी सियासी जमातें तकरीबन 50-50 ख़वातीन और अक़लीतों के जो लोग होते हैं उन सब के नाम एक फहरिस्त में बना के वो फहरिस्त इलेक्शन कमीशन में जमा करवाती है। तो आपने ये जमा नहीं करवाई, लिहाजा आपको मखसूस सीटें नहीं मिल सकती। हाँ, अलबत्ता आपको पार्लिमानी पार्टी हम तस्लीम कर लेते, तो इनको पार्लिमानी पार्टी तस्लीम कर दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो MNA जिन्होंने इसे ज्वाइन किया उनको तस्लीम कर लिया, इसका हिस्सा तस्लीम कर लिया, लेकिन इन्हें मखसूस सीटें नहीं दी गई। और उसके बाद इलेक्शन कमीशन ने दूसरा जुल्म किया, वो ये कि वो जो मखसूस सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बनती थी उन्हें दूसरी पार्टीज़ में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जो कौमी असम्बली के अंदर थी। फिर यहाँ पे एक और क्राइसिस भी पैदा हुआ कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल जो है उसकी किसी भी असम्बली के अंदर कोई एक भी सीट नहीं। इवन जो उनके सदर थे उन्होंने भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा था और उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल हुए थे, अपनी पार्टी के अंदर शामिल हुए थे। बहरहाल ये मामला फिर पेशावर हाई कोर्ट गया, फिर वहाँ से ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आया। कोई 3 रुकनी बेंच था, उसके अंदर ये मामला चलता रहा। फिर उसी बेंच ने सिफारिश की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से कि इसे कमेटी को रेफ़र किया जाए और इसके लिए लार्जर बेंच बनाया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस पर फुल कोर्ट बना दिया। उस वक्त अदालत में 14 जज मौजूद थे, लेकिन एक जज साहिबा जो थी बीमार थी, तो फिर 13 जजीज़ के ऊपर ये बेंच बना दिया गया। फिर इसकी एक ओपन समात होनी शुरू हुई, पूरा पाकिस्तान इसको देखता रहा। अल्टीमेटली आज वो समात ख़त्म हो गई, मुकम्मल हो गए और उसके बाद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने फ़ैसला महफूज कर लिया, फ़ैसला नहीं सुनाया। यहाँ पे कंट्रोवर्सी है जो बार बार मीडिया के ऊपर आ रही है, सोशल मीडिया पे आ रही है। वो कुछ लोगों का क्लेम है कि इसके अंदर काजी फायज़ ईसा साहब जो हैं वो अक्सरियत में नहीं हैं, लिहाजा ज़्यादातर जजीज़ जो हैं उनका टिल्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ है, क्योंकि वो बार बार ये नुक्ता उठा रहे हैं कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिल जाती, अगर उनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को तस्लीम कर लिया जाता, अगर उनको बल्ले का निशान दे दिया जाता तो ये क्राइसिस पैदा ना होता। लिहाजा जितना ये क्राइसिस पैदा हुआ है उसके 2 ज़िम्मेदार हैं। एक इलेक्शन कमीशन ज़िम्मेदार है जिसने इनके इंट्रा पार्टी इलेक्शंस को तस्लीम नहीं किया था और इनके साथ ज़्यादती की। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का 13 जनवरी का वो फैसला जिसमें इनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया गया था, जिसकी वजह से एक क्राइसिस पैदा हुआ। तो अब यहाँ पे अब ना 2 इशूज़ हैं। पहला इशू तो ये है कि कानूनी लिहाज से सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की कोई सीट नहीं बनती और कानूनी लिहाज से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस अपने आइन के मुताबिक ठीक नहीं करवाए थे, लिहाजा उनको भी किसी किस्म की रायत नहीं मिलती। लेकिन दूसरी साइड पे अखलाकी तौर पे देखा जाए तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हक बनता है, क्योंकि जिन हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इलेक्शन लड़ा था वो पूरी दुनिया के सामने,
तो जब हालात आपके सामने हैं तो फिर आप इखलाकी तौर पे पाबंद होते हैं कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को सपोर्ट करनी चाहिए। लिहाजा अब जो बेंच है वो डिवाइडेड है कानून में और इखलाक में, और साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक प्रेशर भी है। इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आवाम को मोबिलाइज़ कर लेती है सोशल मीडिया के ज़रिए, वो ऐसी ऐसी मत मारती है लोगों की कि लोगों के लिए मुंह छुपाना मुश्किल हो जाता है। तो अब एक प्रेशर जो है वो अदालत के ऊपर या कानूनदानों के ऊपर वो ये भी है कि अगर ये फ़ैसला हमने कर लिया तो कल हम कौम को मुंह क्या दिखाएंगे। तो यहाँ पे इखलाक और कानून के दरमियान एक लड़ाई है जो मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में पता चलेगा कि कौन जीतता है, या कानून जीतता है या फिर इखलाक जीतता है। और ये भी ऑप्शन मौजूद है कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस सारे मामले को उठा के पार्लियामेंट में फेंक दे और वहाँ जाके कहे कि जी आप इसका फ़ैसला करें, हमारे बस की बात नहीं है। ये एक क्राइसिस है, इस क्राइसिस को सिर्फ पार्लियामेंट ही हल कर सकती है। यहाँ पे एक और नुक्ता उठाया जाता है, वो नुक्ता ये उठाया जाता है कि अगर ये मखसूस सीटें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नहीं मिलती तो उसके बाद जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं रहेगी, लिहाजा वो आइन के अंदर कोई तरमीम नहीं कर सकेगा। जबकि हमने कोई एक डिवीज़न की है, उस डिवीज़न के मुताबिक इस सूरत हाल में भी जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके पास 2/3 मेजॉरिटी मौजूद है। मसलन इस वक्त 336 सीटें हैं, उनमें से अगर ये मखसूस सीटें निकल जाती हैं, ये जहन में रखिएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 78 सीटों का कह रही है, लेकिन इसको अगर डिवाइड किया जाए सूरत हाल में, गिविंग सूरत हाल में, तो ये 23 सीटें बनती हैं। अब अगर ये 23 सीटें निकाल दी जाएँ तो फिर ये 313 रह जाती हैं असम्बली के अंदर, और जो हुकूमती इत्तेहाद है उसके पास 208 सीटें हैं। तो अगर इसको 2/3 देखा जाए तो 208 2/3 मेजॉरिटी बनती है। लिहाजा इस वक्त भी अगर गवर्नमेंट कोई कानून या आइन के अंदर कोई तरमीम करना चाहे तो वो कर सकती है। 2/3 मेजॉरिटी इस वक्त भी इनके पास मौजूद है। लिहाजा आने वाले दिनों में ये इसको एक्सरसाइज भी करेंगे, आप देखेंगे कि एक्सरसाइज इन्होंने किया। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब बार बार कोर्ट हो रहे हैं क्योंकि उन्होंने बहुत सारे अखलाकी सवाल उठाए और उनके सवाल बजा थे, क्योंकि अगर हम कानून से दाएं बाएं होकर देखें तो फिर अतर मिनल्ला साहब हमें जीतते हुए नज़र आते हैं। तो यहाँ पे 2 ग्रुप्स बन रहे थे, एक को आप ये समझें कि अतर मिनल्ला साहब का ग्रुप है और दूसरा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ग्रुप है। अतर मिनल्ला साहब जो हैं वो इखलाक को कानून से बालातर समझते हैं, वो समझते हैं कि इखलाक के बुनियाद पर ये फ़ैसला होना चाहिए, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना चाहिए। जबकि काजी फायज़ ईसा साहब ये कहते हैं कि हमने आइन और कानून की डोमेन में रहना है, हमने उससे बाहर नहीं निकलना, एक नया नज़रिया ज़रूरत हमने पैदा नहीं करना, इससे मुल्क के अंदर मज़ीद क्राइसिस पैदा होगा। बहरहाल आने वाले दिनों में देखेंगे कि कौन जीतता है, क्या इखलाक जीतता है या फिर कानून जीतता है। अब हम आते हैं तीसरे और आखिरी इशू की तरफ। कल रात गवर्नमेंट ने एक सर्कुलर एक समरी के ज़रिए, यानी कि तमाम वुज़रा के घर एक समरी भिजवा के ISI के इख्तियारात में या इजाफ़ा किया या कम किया, उन्हें ये इख्तियार दे दिया है कि वो किसी भी मशकूक शख्स की कॉल जो है उसको बाकायदा ट्रेस कर सकते हैं, उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसके जो मैसेजेस हैं उसे भी देख सकते हैं और उसको भी अपने पास जमा कर सकते हैं। इसके ऊपर खासा इस वक्त क्राइसिस पाकिस्तान के अंदर है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ISI जो है उसके इख्तियारात में इजाफा कर दिया गया, क्योंकि एक केस चल रहा है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और जस्टिस बाबर सत्तार साहब ने कुछ सवाल उठाए थे, उसके बाद गवर्नमेंट ये कानून साजी करने पे मजबूर हो गई। लेकिन मेरा ख्याल ये है कि ये ISI के इख्तियारात में इजाफा नहीं किया गया बल्कि कमी की गई। उसकी बुनियादी वजह यह है कि इससे पहले ISI हर किस्म की कॉल रिकॉर्ड कर रही थी, सबकी कॉल रिकॉर्ड कर रही थी और उसे रोकने के लिए कोई कानून मौजूद नहीं था। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने नया कानून पास करके अब इस इख्तियार को बाकायदा लिमिट कर दिया। कैसे लिमिट किया है? लिमिट ये किया है कि किसी भी शख्स के बारे में जब कोई कॉल ट्रेस की जाएगी या रिकॉर्ड की जाएगी, उसके मैसेजेस देखे जाएंगे, तो उसके लिए कम से कम 18वें ग्रेड का अफसर होगा, यानी इससे नीचे कोई शख्स नहीं कर सकता। इससे पहले पूरा एक यूनिट था और उसमें बहुत जूनियर लोग भी थे, वो जब चाहते थे जिसकी चाहते थे कॉल ट्रेस करनी शुरू कर देते थे या डाटा उसका इकट्ठा करना शुरू कर देते थे और बाज़ औक़ात वो मिस यूज़ भी होता था। तो इसको ख़त्म कर दिया कि अब 18वें ग्रेड का अफसर होगा कम अज़ कम, और या फिर उससे ऊपर होगा, और उसे बाकायदा जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी कि ये क्यों उसकी कॉल ट्रेस की जा रही है या क्यों इसका डाटा जमा किया जा रहा है। तो वो जो अनलिमिटेड एक पहले इख्तियारात थे उसको लिमिट कर दिया गया। तो मेरे ख्याल में तो ISI के इख्तियारात में इजाफा नहीं किया गया, इख्तियारात को कम कर दिया गया और उसे बाकायदा कानून के दायरे में भी लाया गया और साथ साथ उसके ऊपर कुछ कदगनें भी लगा दी गई हैं। तो ये नहीं कहा जा सकता कि इख्तियारात बड़े वसी हो गए, बड़े लिमिट हो गए। उस पर जो उमर अयूब साहब है उनका ये कहना है कि इन्होंने एक ऐसा फ़ैसला कर लिया गवर्नमेंट ने जो कल को इनके गले पड़ेगा। ये मियां नवाज शरीफ साहब हों या आसफ अली जरदारी साहब हों, इन सब की कॉलें ट्रेस होंगी, इन सब की जो गुफ्तगू रिकॉर्ड होगी
और उसकी बुनियाद पे इन सब के ख़िलाफ़ फ़ैसले भी होंगे। और साथ ही उन्होंने कहा जी मैं इस फ़ैसले को अदालत के अंदर चैलेंज करूँगा। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इसको चैलेंज करने जा रही है। लेकिन मेरा ख़्याल है जो खुफिया इदारे हैं पूरी दुनिया के अंदर, उनके पास ये फैसिलिटी होती है कि वो ये मामला कर सकें। अगर खुफिया अदारे कॉल ट्रेस नहीं करेंगे, रिकॉर्ड नहीं करेंगे, तो फिर मुल्क का चलना इतना आसान काम नहीं होता। ज़ाहिर मशकूक लोग होते हैं जिन्होंने जो बम ब्लास्ट कर रहे होते हैं, जो किसी को अगवा करने का फ़ैसला कर रहे होते हैं, या फिर किसी जगह वारदात हो रही होती है, तो आप कॉल ट्रेसिंग के ज़रिए उन सब लोगों को ट्रेस कर सकते हैं। वैसे कोई ऐसा गैजेट नहीं है जिसकी बुनियाद पर आप लोगों को पकड़ सकें। तो ये एक जो फ़ैसला है, मेरा ख्याल है इसका पाकिस्तान को आने वाले दिनों में बहुत फ़ायदा होगा। मुझे इजाज़त दीजिए, आने वाले 20 लाख में आपसे बात होगी।